अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन हमारे पास होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टेन एरिया। आज हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। डेट इज टॉपिक 12.6 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस होगी जिसके सेंटर में हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा होगा और हम देखेंगे कि इस पूरी सरफेस में से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, मतलब कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने फ्लक्स का फार्मूला किया, डेट फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, फ्लक्स जो कि डॉट प्रोडक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की। ये फार्मूला हमने फ्लैट सरफेसेस के लिए पढ़ा था, जबकि आज के टॉपिक में हमारे पास जो सरफेस है वो फ्लैट के बजाय एक कर्व सरफेस है। तो इस पूरे टॉपिक की जो बेसिक थीम होगी उसमें हम क्या करेंगे कि इस फ्लैट सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। वो क्यों? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें इस सरफेस में ये एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करूं तो अगर आप देखें ये बिल्कुल आपके पास फ्लैट सरफेस बन गई है, तो इस फ्लैट सरफेस के ऊपर आप ये वाला फार्मूला फ्लक्स का यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर मैं पूरे स्फेयर को छोटे छोटे इन सरफेस या एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दूं तो हर एरिया एलिमेंट के ऊपर आप ये फ्लक्स वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास हर इस फ्लैट एरिया एलिमेंट का फ्लक्स आ जाएगा, फिर आप उन सबको जमा करें तो आपके पास स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। दैट इज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through whole surface of the sphere we divide this closed surface into n number of small elements। तो हमने वही वाली बात कि इस पूरी स्फेरिकल सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देना है, जिनको हम डेल A1 डेल A2 और लास्ट में डेल AN से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही बात कि अगर हम इसमें जो एरिया एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा ले लें, इफ़ n इज़ वेरी लार्ज देन ईच एलिमेंट वुड बी अ फ्लैट एलिमेंट। तो हर एरिया एलिमेंट आपके पास फ्लैट एरिया एलिमेंट बन जाएगा। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो इन फ्लैट एरिया एलिमेंट्स में से पास करेगी उसको हम E1, E2 एंड En से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज ये आपके पास जो डायग्राम है जिसमें मैंने ये सफ़ेयर बनाया हुआ है, इसमें मैं ये एक एरिया एलिमेंट ले रहा हूँ जिसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है उसको मैंने E का हुआ है और इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो डेल A होगा। तो हमारे पास यहाँ पर n वेक्टर एरिया होंगे जिनको हम डेल A1 डेल A2 और लास्ट में डेल AN से रिप्रेजेंट करेंगे। और इन एरिया एलिमेंट्स में से या वेक्टर एरिया में से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पास करेगी डेट विल बी E1 E2 और लास्ट में EN रिस्पेक्टिवली। तो हम टोटल फ्लक्स किस तरह से मालूम करेंगे? ये पहले पैच का या एरिया एलिमेंट का फ्लक्स प्लस दूसरे एरिया एलिमेंट का फ्लक्स प्लस सो ऑन लास्ट में n जो एरिया एलिमेंट है उसके फ्लक्स को हम उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास पूरी इस कर्व सरफेस का या स्फेरिकल सरफेस में से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट चार्ज की वजह से वो आ जाएगा। अब बाय डेफिनेशन हमारा पता है कि फ्लक्स बराबर होता है E डॉट A, जो कि डॉट प्रोडक्ट है एरिया एलिमेंट या वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो यहाँ पर जो फ्लक्स 1 होगा डेट विल बी E1 डॉट डेल A1। इसी तरह फ्लक्स 2 की वैल्यू हमने पुट कर दी और लास्ट में जो हमारे पास n फ्लक्स उसकी वैल्यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हमने देखें इस डॉट को यहाँ पर डायरेक्ट ख़त्म कर दिया और ये जो ऊपर वेक्टर का सिंबल आ रहा था उसको भी हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया। हुआ यहाँ पर एक्चुअली क्या था कि हर जो एरिया एलिमेंट हमारे पास होगा उसमें जो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे से पैरेलल होंगे। तो जब आप इस डॉट को ओपन करेंगे तो आपके पास cos थीटा आएगा। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू पैरेलल के केस में वो 0 डिग्री होती है और cos 0 डिग्री आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो इस वजह से जब इसको ओपन किया तो साथ cos थीटा आया और उसकी वैल्यू 1 आ गई। तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ तक नोट कर लें, फिर इसको रेस करके स्टार्ट से शुरू करते हैं। इस पूरे लेक्चर की पिक्चर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो अगर हम इस स्फीयर को देखें, ये पॉइंट चार्ज बिल्कुल इसके सेंटर में लाई आ रहा है।
इस स्फेरिकल सरफेस का हर एरिया एलिमेंट इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर होगा और हर एरिया एलिमेंट के लिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है पहले पैच की, दूसरे की, तीसरे की और nth की, उन सब का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, जो कि बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के। तो हम इस इक्वेशन में जो E1 E2 था उसके साथ हम जो 1 और 2 सब्सक्रिप्ट आ रहा था उसको खत्म कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली E आ जाएगा और nth के लिए भी हम सिंपल E लिख देंगे। यहाँ से हम E को कॉमन लेके कुछ इस तरह से इक्वेशन को लिख देंगे। ये हमारे पास हर एरिया एलिमेंट का सम आ रहा है। अगर हम तमाम एरिया एलिमेंट को, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट को जमा करें तो हमारे पास पूरे स्फीयर का एरिया आ जाता है, जो कि बराबर होता है 4 पाई r²। तो अगर मैं इधर E की वैल्यू भी पुट कर दूं, टोटल एरिया की वैल्यू भी पुट कर दूं, तो मेरे पास यहाँ से 4 के साथ, पाई के साथ और r² के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर आएगा Q/ε0। ये आपके पास टोटल फ्लक्स होगा एक क्लोज सरफेस में से, जो कि डिपेंड कर रहा होगा दो चीज़ों पर। एक जो आपके पास चार्ज इनक्लोज है, आपने इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है। दूसरी चीज़ मीडियम, ये जो एप्सिलॉन है ये मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर मैं इस स्फेरिकल सरफेस को एक और क्लोज सरफेस के अंदर रख दूं, तो आप देखें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस स्फेरिकल सरफेस में से गुजर रही हैं, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस बाहर वाली जो आपके पास क्लोज सरफेस है, जो कि नॉन सिमेट्रिकल है, उसमें से भी गुजर रही हैं। तो हम यहाँ से ये रिजल्ट निकालते हैं, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ द क्लोज सरफेस, कि हमारे पास जो क्लोज सरफेस है उसकी ज्योमेट्री या उसकी शेप जैसी मर्जी हो, फ्लक्स उस पर डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स हमेशा डिपेंड करता है उस क्लोज सरफेस के अंदर जो इनक्लोज चार्ज है और वो जो मीडियम है जहां पर चार्ज पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।